आज का टॉपिक है आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस इन इंडिया, अर्थात भारत में वित्त पर संसदीय नियंत्रण, या इसे आप विधान पालिका का नियंत्रण भी कह सकते हो। सभी प्रजातांत्रिक देशों में सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि इस नियंत्रण के माध्यम से ही सत्तारूढ़ दल द्वारा की जाने वाली संभावित गड़बड़ियों पर रोक लग सकती है। बस फर्क इस बात का है कि सभी देशों में इसके लिए भिन्न भिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लैंड, जो संसद की जननी भी है, वहाँ पर संसदीय नियंत्रण का ही प्रयोग किया जाता है। संसदीय नियंत्रण, भारत में भी संसदीय नियंत्रण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हो, भारत में बजट इंग्लैंड की ही देन है। भारत में वित्त पर संसदीय नियंत्रण का अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि हम इसके अध्ययन को कितने भागों में बांट सकते हैं। उसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता से पूर्व नियंत्रण, दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात का नियंत्रण। स्वतंत्रता से पूर्व नियंत्रण, भारत में यह नियंत्रण ब्रिटिश शासनकाल में, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1859 से माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1859 में वायसराय के द्वारा उसकी कार्यकारिणी परिषद में एक अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को नियुक्त किया गया, ताकि वो विधान पालिका में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर पाए, जिसके फलस्वरूप 1860 में उसने इस आय व्यय के ब्यौरे को प्रस्तुत किया और वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम दिया। उसके पश्चात 1861 में एक भारतीय परिषद कानून पारित किया गया, परंतु उसके बाद के अंतर्गत अर्थात उसे कोई और शक्ति प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ उसे प्रस्तुत करने का ही अधिकार रहा। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो आया, उसके द्वारा विधायकों को बजट पर वाद विवाद करने अर्थात बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और कोई अधिकार नहीं मिला। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से भारत में वित्त पर आंशिक नियंत्रण की शुरुआत हो पाई। 1892 के पश्चात 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया, उसके अंतर्गत विधायकों को बहस के साथ साथ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अधिकार मिला, परंतु अंतिम निर्णय फिर भी सरकार के पास ही रहा। 1909 के पश्चात 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, उसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो पाए। वो 3 अधिकार हम कह सकते हैं जो आज भी अर्थात वर्तमान समय में स्वतंत्रता के पश्चात भी। सबसे पहला अधिकार मिला कि प्रत्येक वर्ष कार्यकारिणी के द्वारा विधान पालिका में बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात वहां पर बजट पर बहस होगी। तीसरा, बजट पर स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार, परंतु इसे भी हम पूर्ण नियंत्रण नहीं कह सकते, क्योंकि विधान पालिका को गवर्नर जनरल की अर्थात जो विधान पालिका थी, उसे निर्णय को बदलने का अधिकार था, जिसके कारण हम नहीं कह सकते कि ये आपको विधान पालिका को पूर्ण पर नियंत्रण अधिकार मिल पाया। उसके बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसके फलस्वरूप 1919 के अधिनियम में बस थोड़ा सा ही परिवर्तन हो पाया। वो ये था कि भारतीय प्रांतों को कुछ स्वायत्तता तो प्राप्त हुई, परंतु बाकी सारे का सारा वही रहा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 1859 से लेकर 1950 तक लगभग आपके पास 60 वर्षों तक, 90 वर्षों तक
हमें वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त नहीं हो पाया। स्वतंत्रता से पूर्व नियंत्रण के पश्चात बात आती है स्वतंत्रता के पश्चात संसदीय नियंत्रण। स्वतंत्रता के पश्चात हमने इस नियंत्रण को विस्तृत किया, या ये कह सकते हैं संसद के नियंत्रण को पूर्ण प्राप्त किया। इसके अध्ययन के लिए हम इसे आगे दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक नियंत्रण और बाहरी नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण यहाँ पर हम वित्त मंत्रालय का लेकर चलते हैं। वित्त मंत्रालय के बारे में आपने जब बजट तैयार करने की बात की थी तब भी पढ़ा था कि वित्त मंत्रालय ही वह विभाग है जो सभी विभागों के आय व्यय के ब्यौरे की जांच करता है, विभागीय अध्यक्षों से सवाल जवाब करता है, किस विभाग को कितना पैसा देना है यह निश्चित करता है, कहाँ से कितनी कटौती करनी है इसका निर्धारण किया जाता है। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि वित्त मंत्रालय इस पर और किस प्रकार से नियंत्रण करता है। फिर बात दोबारा वही आती है बजट तैयार करने वाली। आपने अंतिम स्तर पर बात की थी मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति, यानी कि बजट के पूरे बनने की। उसमें भी हमने यही बात की थी मंत्रिमंडल के द्वारा एकमत होने के पश्चात भी वित्त मंत्रालय ही होता है जो बजट को अंतिम रूप देता है। परंतु बजट के इस नियंत्रण को हम निम्न ढंग से वर्णित कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय कहाँ कहाँ अपनी भागीदारी देता है बजट की तैयारी जो हम कर चुके हैं उसमें। उसके बाद बजट संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाकर। तीसरा है स्टाफ के द्वारा, स्टाफ अर्थात उसके अधीन जो निपुण कर्मचारी वर्ग है उसके द्वारा उस पर निरीक्षण करने। उसके बाद बात आती है बाहरी नियंत्रण। बाहरी नियंत्रण चाहे संसदीय शासन प्रणाली है या अमेरिका की भांति अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, दोनों ही जगह पर व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना अर्थात उसकी स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति के बिना ना तो सत्तारूढ़ दल एक भी पैसा खर्च कर सकता है, ना ही कर के रूप में, आय के रूप में उसे प्राप्त कर सकता है। भारत में भी विधानपालिका या व्यवस्थापिका या जिसे आप संसद का भी कहती हैं राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण निम्न ढंग से किया जाता है। सबसे पहले बात आती है बाहरी नियंत्रण के अंतर्गत बजट पास होने से पहले नियंत्रण। बजट पास होने से पहले नियंत्रण में हम सबसे पहले बात करेंगे बजट को कब पेश होना एवं बजट पर बहस। ये बात आप बजट को प्रस्तुत किया था आपने जब पारित करवाने के लिए तब भी की थी कि राष्ट्रपति के नाम पर वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है, परंतु उस पर बहस करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है, अर्थात संसद का निम्न सदन, उस पर बहस होती है जहां पर एवं कोई संशोधन प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विरुद्ध स्वीकृत हो जाए तो मंत्रिमंडल को उसके लिए इस्तीफा देना पड़ता है। ये सब आप कर चुके हो। उसके बाद बात आती है कि बजट पर जब हम बहस करते हैं या आपने बात की मंत्रिमंडल और लोकसभा की, उसके बाद बात है कि इसके परिणाम स्वरूप जब आप लोकसभा के पास 3 अधिकार हैं, उसको स्वीकृत करने का, अस्वीकृति का और तीसरा है कटौती का। कटौती के लिए उसके पास 3 प्रस्ताव हैं, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती, प्रतीक कटौती। नीतिगत कटौती जिसमें किसी विशेष नीति की बात करते हो आप, जहां हम 1 रुपया राशि कम करने की मांग करते हैं। मितव्ययिता से अभिप्राय उसमें थोड़ा सा खर्च, अनुमानित लमसम पर हम कोई भी खर्च कम करने की मांग कर देते हैं। बात आती है प्रतीक कटौती की। प्रतीक कटौती में हम किसी विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलवाते हैं और प्राय 100 रुपये राशि कम करने की मांग रखी जाती है। मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी कि भारत में इन तीनों ही कटौती प्रस्ताव में प्रतीक कटौती का ही प्राय या अधिकतम प्रयोग किया जाता है। कटौती प्रस्ताव के बाद बात आती है विनियोग एवं वित्त बिल पास करना। विधानपालिका या व्यवस्थापिका या संसद की स्वीकृति के बिना भारतीय सरकार ना तो एक पैसा खर्च कर सकती है, ना ही आय या कर के रूप में एक भी पैसा इकट्ठा कर सकती है।
बजट पारित करने में भी आपने पढ़ा था। विनियोग बिल वह है जिसके माध्यम से सरकार को पैसा खर्च करने की अनुमति मिलती है, एवं वित्त बिल जिसके माध्यम से उसे कर लगाने एवं आय के साधनों की स्वीकृति मिलती है। विनियोग बिल एवं वित्त बिल दोनों में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कैसे? अनुमानों की तैयारी की स्वीकृति के पश्चात उसे दोबारा से पुनः संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसद में लोकसभा सदन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि राज्यसभा सिर्फ उसे 14 दिन तक रोक के रखने का अधिकार ही रखती है। इन 14 दिन में वो चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, परंतु अंतिम स्वीकृति लोकसभा की होती है। राज्यसभा की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात विनियोग बिल एवं वित्त बिल राष्ट्रपति के पास औपचारिक स्वीकृति के लिए जाते हैं। औपचारिक स्वीकृति क्यों? आपको पता है, क्योंकि वित्त बिल वह बिल है जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से पेश किया जाता है। पूरक अनुदान, जब भी हम अनुमान लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि वो अनुमान हमारे कम रह जाते हैं, अर्थात जिस नीति के लिए हमने पैसा मांगा है वो नया वित्त वर्ष पूरा शुरू होने से पहले हमारे पास अपर्याप्त हो जाता है। ऐसे में जब विभाग या सरकार के द्वारा अनुमानित बजट के अंतर्गत आपका आय व्यय कम दिखाई देता है तो और अनुदान की मांग की जाती है, परंतु इसमें हमें ध्यान देना है कि इसमें सारी की सारी वही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जो सामान्य बजट में अपनाई गई थी। प्रस्तुत करने से लेकर राज्यसभा एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति तक। उसके बाद है अस्थायी खर्च का अधिकार। संसद जिसको लंबा समय लगता है सरकार की नीतियों से संबंधित पैसा खर्च करने की अनुमति देने के लिए, वह सरकार को अस्थायी खर्चों को पूरा करने के लिए उस धन की स्वीकृति दे देती है। संकटकालीन प्रावधान। संकटकालीन प्रावधान से अभिप्राय ये है, इसकी व्यवस्था उस समय के लिए की गई है यदि भारतीय वित्त पर अचानक कोई संकट आ जाए, उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार को अनुदान दिए जाते हैं। संसद में अनुदानों की प्राप्ति फिर उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से सामान्य बजट में की जाती है, परंतु ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज तक भारत में इस प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया। पूर्ण विनिमय। पूर्ण विनिमय से अभिप्राय है जब जिस नीति के लिए पैसा मांगा गया है, अर्थात जिस परियोजना के लिए आपने बजट पारित होते समय पैसा मांगा था, धन मांगा था, उसे उस पर खर्च ना करके किसी अन्य परियोजना पर खर्च करना। परंतु कोई भी विभाग या सरकार इसे अपनी इच्छा से नहीं कर सकती है, उसे संसद से इसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें परियोजना बदलती है, आपके सिर्फ आपकी कुल राशि वही रहती है, अर्थात राशि स्थिर रहती है, और इसका प्रयोग बहुत सीमित है। संसद बहुत ही कम ऐसा होता है कि ये स्वीकृति आपको दे, क्योंकि संसद यही चाहती है जिस नीति के लिए, जिस परियोजना के लिए पैसा मांगा गया है, उसी परियोजना पर उसे खर्च किया जाए। मुद्रा अनुदान। मुद्रा अनुदान को आप पूरक अनुदान का दूसरा रूप कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है कि कई बार किसी परियोजना में धन राशि बच जाती है, ऐसे में वह धन राशि कहाँ पर खर्च की जाए, खजाने में वापस की जाए, ये सब संसद के द्वारा स्वीकृति से ही होता है। इसीलिए हम इसे पूरक अनुदान का दूसरा रूप कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बजट पास होने के बाद नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर संसदीय नियंत्रण को वास्तविक रूप देने के लिए अति आवश्यक है कि जब बजट पास हो जाता है और वह खर्च हो रहा होता है तो भी उस पर नियंत्रण किया जाए, और इसके लिए संसद दो कर्तव्यों का पालन हमसे करवाती है, अर्थात सरकार से। पहला तो यह देखती है कि क्या जो संसद ने आपको राशि दी थी, चाहे संबंधित विभाग को या सरकार को, उसका प्रयोग उचित रूप में हुआ, मतलब उसका कहीं पर दुरुपयोग तो नहीं हुआ, कोई गबन तो नहीं हुआ पैसे का, या पैसे का मितव्ययिता के साथ प्रयोग हुआ,
मितव्ययिता से अभिप्राय फिजूल खर्ची पर रोक। उसके बाद बात आती है क्या सरकारी खर्च में मितव्ययिता की संभावनाएं हैं। जो मितव्ययिता आपने पहले नहीं की उसके साथ साथ ये भी देखना है क्या कि आने वाले समय में इसमें मितव्ययिताएं लाई जा सकती हैं, अर्थात खर्च में आपके अपव्यय को रोका जा सकता है। उसके लिए सरकार के साथ संसद निम्न साधनों का प्रयोग करती है, क्योंकि संसद में लोकसभा और राज्यसभा निम्न सदन एवं ऊपरी सदन दोनों के ही सदस्य सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनमें विशेषज्ञता का अभाव होता है। दूसरा, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सभी मामलों पर विचार विमर्श कर सकें या इससे संबंधित कार्यवाही कर सकें। इसलिए प्राय वह निम्न साधनों का प्रयोग करता है। सबसे पहले बात आती है ऑडिटेड अकाउंट की, अर्थात लेखांकन रखने की और उसके परीक्षण की। जब हमने बजट तैयार किया था तब भी हमने सबसे पहली बात इसी की थी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए स्केलेटन फॉर्म को वितरण अधिकारी के द्वारा भरा जाता है। तो यह है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAG कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे पास भी ब्रिटिश शासनकाल की देन है। 1919 के अधिनियम के द्वारा इसकी नियुक्ति की गई। वर्तमान समय में इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो इस क्षेत्र में निपुण अधिकारी होता है, जिसका उत्तरदायित्व है लेखांकन और परीक्षण की विधियों को निश्चित करना, जिसके माध्यम से संसद अपने अंतक्षेत्र में पाई जाने वाली कमियों को दूर करती है और अपने नियंत्रण को सुदृढ़ करती है। उसके बाद बात आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी ब्रिटिश शासनकाल की ही देन है, 1919 के अधिनियम के द्वारा। इस समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये समिति उस समय नियंत्रण करती है जब विभाग के द्वारा पैसा खर्च किया जा चुका होता है। परंतु अभी हमने जो बात की थी कि संसद के पास विशेषज्ञता, तकनीकी निपुणता नहीं पाई जाती, जिसके लिए वो CAG का सहारा लेती है। और यहाँ भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वास्तविक रूप में कार्य तभी शुरू होता है जब नियंत्रक या महालेखा परीक्षक अर्थात CAG अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उसके आधार पर ही संसद में विचार विमर्श होता है, विभागीय अध्यक्षों के साथ उसके संबंध में सवाल जवाब किए जाते हैं। इस प्रकार से पब्लिक अकाउंट कमेटी पूरा प्रयास करती है कि जो भी आपके वित्त में गड़बड़े हुई हैं, गलत प्रयोग हुए हैं, उन सबको सामने लाया जा सके। उसके बाद बात आती है एस्टीमेट कमेटी, अनुमान समिति। अनुमान से मतलब आप समझते हो किसी चीज का अनुमान, अंदाजा लगाना। अनुमान समिति हमारे पास स्वतंत्रता के पश्चात 1950 में आई, वित्त मंत्री जॉन मैथाई के परामर्श पर। वर्तमान समय में इसमें कुल 30 सदस्य हैं, परंतु इसमें सारे के सारे सदस्य लोकसभा से लिए गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट कमेटी में मुख्य अंतर ये है, ये समिति खर्च करने के बाद नियंत्रण रखती है, परंतु ये समिति खर्च करने से पहले नियंत्रण रखती है। पहले कैसे नियंत्रण? क्योंकि ये मितव्ययिता के सुझाव देती है, विभागों को वैकल्पिक नीतियां, ऑप्शनल पॉलिसीज प्रदान करती है, ताकि जो हमने यहाँ बात की थी कि सरकारी खर्च में मितव्ययिता की संभावनाएं कितनी है, आने वाले समय में हम खर्चों को कितना कम कर सकते हैं, उसके लिए ये विभागों को उसके संबंध में नीतियां देती है, सुझाव देती है, ताकि खर्च को कम किया जा सके। उसके बाद बात आती है संसद का सीधा नियंत्रण। संसद का सीधा नियंत्रण का अभिप्राय आपके पास इन्हीं सबसे है। जब वह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी या इसी प्रकार से और अन्य संसदीय समितियां हैं जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इन सब की सिफारिशों पर विचार करती है, उन्हें स्वीकृत करती है, तो इस प्रकार से यह संसद का सीधा नियंत्रण हो जाता है। एवं
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा निर्धारित आपके लेखांकन परीक्षण की विधि को वह स्वीकार करती है। उसके द्वारा दी गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ मिलकर दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है सीधा। तो ये सब आपके पास संसद के सीधे नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार हमने बात की संसद के पूर्ण नियंत्रण की, जो हमने स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त किया।